हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब उसके उपयोग क्या है वो उसकी बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पढ़ ली थी। अब उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके उपयोग क्या क्या है वो अपन इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ठीक है जी। तो मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी एंड एवं उसके उपयोग। इंग्लिश में बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो भैया क्या क्या उपयोग है वो देख लेंगे इसके अंदर। तो पहले बात करेंगे किसकी, कृषि में क्या क्या उपयोग है। कृषि में इसके क्या क्या उपयोग है, किसके, जैव प्रौद्योगिकी के जो है कृषि में क्या क्या उपयोग है। तो भैया हरित क्रांति हुई थी, आप सबको पता है हरित क्रांति हुई थी। तो हरित क्रांति के अंदर क्या हुआ था, जो खाद्य है ना उसकी क्या होगी, तिगुनी वृद्धि हो गई थी। जो खाद्य सामग्री है, जो धान है, जो गेहूं है, ठीक है, जो फसलें थी, इनकी कितनी हो गई थी, तिगुनी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, 3 गुना हो गया था सब कुछ, प्रोडक्शन जो था वो 3 गुना हो गया था। लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो वो 3 गुना भी कम पड़ रहा था, वो 3 गुना भी कम पड़ रहा था। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए भैया क्या किया गया, जीएमओ। क्या क्या हुआ, जीएमओ आया। फिर अब जीएमओ क्या होता है, फुल फॉर्म इसकी बताऊं तो होते भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और हिंदी में बात करें तो आनुवांशिक रूपांतरित जीव। आनुवांशिक रूपांतरित जीव, इंग्लिश में जीएमओ। फुल फॉर्म बताऊं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, ये क्या होते हैं भैया, जो जीएमओ है ये होते क्या है, जो आनुवांशिक रूपांतरित जो जीव होते क्या है, ऐसे पौधे जीवाणु, कवक एवं जंतु जिनके जीन्स परिवर्तित किए जा चुके हैं। ठीक है, जिनके जीन्स परिवर्तित किए जा चुके हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलेंगे, मतलब जिनके डीएनए आरएनए ये जो है वो परिवर्तित किए जा चुके हैं, उनमें कुछ चेंज किया गया है, उनको क्या बोलेंगे अपन, आनुवांशिक रूपांतरित जीव बोलेंगे। ठीक है जी। अब बात करें कि किसकी, ये होते किसके लिए हैं, इसमें क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, जो आनुवांशिक जो रूपांतरित जो जीव है, फसलों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर फसल के अंदर अपन ये कर दें तो उससे क्या क्या हो सकता है। पहला सुनो, अजैव जो प्रतिबल है ना, अजैव जो प्रतिबल है उनके प्रति क्या आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगी फसलों के अंदर। फसलों के अंदर इससे क्या आ जाएगा, जो अजैव जो प्रतिबल है उनसे क्या आ जाएगी, सहिष्णुता आ जाएगी फसलों के अंदर। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अजैव प्रतिबल कौन से हो गए, ठंड हो गई, सूखा पड़ गया, कई बार सूखा पड़ गया तो उससे को भी क्या झेल लेगी जो फसल है। अगर उस फसल को अपन क्या कर देंगे, आनुवांशिक रूपांतरित बना देंगे तो क्या होगी, क्या करेगी वो, सूखा पड़ गया, सूखे को भी झेल लेगी, ज्यादा बारिश आ गई उसको भी झेल लेगी, ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसको भी झेल लेगी वो। ठीक है, ज्यादा उसके अंदर नमक की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, लवण ज्यादा है अगर आपकी जमीन, तो उसको भी वो झेल लेगी। तो ये गुण आ जाएंगे उसके अंदर। और क्या है, जो पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल है ना, मतलब इससे क्या बना सकते हैं अपन, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल बना सकते हैं। अब ये पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल क्या होगी, क्या इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि भैया आपको रासायनिक पीड़कनाशी नहीं डालनी पड़ेगी फसल के अंदर, रासायनिक पीड़कनाशी नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आप पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल अगर आप अपने खेत के अंदर उगाओगे तो आपको जो रासायनिक आप ऊपर से डालते हो वो नहीं डालनी पड़ेगी। फसल के अंदर ही ऐसे गुण होंगे कि उसके ऊपर उसके अंदर पीड़कनाशी जो पीड़क है, ठीक है, जो कीट है जो वो उस पर वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उस पर ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आगे चलो, और क्या इसका है, और इसकी क्या फायदा है, कटाई की जो पश्चात जो होने वाली जो नुकसान है ना उसको भी कम कर देता है ये। ठीक है, और क्या होता है, जो मतलब कटाई करने के बाद में जो नुकसान हो रहे हैं ना उसको भी ये कम कर देता है जी। और क्या है, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। अब जो पौधे हैं ना, पौधे जो हैं उनमें एक क्या क्षमता पैदा कर देगा, ये जो पौधे हैं उनके अंदर ये क्षमता पैदा कर देगा कि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा खनिज को क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा खनिज को उपयोग कर पाए, ये क्षमता आ जाएगी उनके अंदर। और क्या है, पोषणिक स्तर में वृद्धि। ठीक है, उसके जो पोषण है उनके अंदर, उसके स्तर में भी उनके अंदर वृद्धि आ जाएगी, मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो उनकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, गोल्डन राइस। क्या एग्जांपल है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो होता है ना, ठीक है, जो गोल्डन राइस है उसके अंदर विटामिन ए होती है, वो क्या आती है, ज्यादा मात्रा के अंदर होती है। क्वेश्चन आया हुआ है गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है, विटामिन ए। ऐसे क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए कौन से के अंदर होता है, तो गोल्डन राइस के अंदर। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे किसकी, बीटी कॉटन की। किसकी बात करेंगे, बीटी कॉटन की। हिंदी में आती है तो बीटी कपास। ठीक है, तो बीटी कपास ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, इसको समझने से पहले अपन समझ लेते हैं बीटी क्या होता है। पहले बीटी समझ में आ जाए, कॉटन तो अपन जानते हैं, कपास तो अपन सब जानते हैं, लेकिन बीटी कपास क्या है, तो पहले बीटी अगर समझ लेंगे तो बीटी कपास समझ में आ जाएगा अपन को। तो बीटी क्या होता है भैया, फुल फॉर्म इसकी क्या है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है, एक
जीन है, ठीक है, एक मतलब मान लो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है। वो जीन क्या करता है, वो जीन क्या करता है, वो क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है, ठीक है, वो जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन जो है ना, वो इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है उसमें क्या होता है, उसमें भैया विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है, ठीक है। जो ये बेसिलस थ्रिंजिनेसिस जो जीन है, ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और उस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, उस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, विषाक्त कीटनाशक, उस प्रोटीन के अंदर क्या होता है, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होती है, ठीक है जी। लेकिन वो प्रोटीन कैसी होती है, इनएक्टिव होती है, निष्क्रिय होती है, ठीक है। ये जो विषाक्त कीटनाशक जो प्रोटीन बनी है, ये कैसी है, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, ठीक है। अब ये एक्टिव कब होगी, ये जो सक्रिय कब होगी, ये एक्टिव कब होगी, जब कोई कीट इसको खा जाएगा, ठीक है। ये जिस प्रोटीन को कोई कीट खाएगा, कोई कीट खाएगा और वो प्रोटीन उसके अंदर जाएगी। अभी तक वो निष्क्रिय है वो प्रोटीन, लेकिन जब वो कीट ने खाया उसको और वो उसके अंदर गई जो प्रोटीन, और अब उसकी जो आंत है ना, कीट की आंत अंदर जाएगा, तो आंत तो है कीट के अंदर, कीट की जो आंत है उसका जो पीएच है वो कैसा, क्षारीय पीएच है, कैसा है, क्षारीय पीएच है, ठीक है, बेसिक पीएच है, मतलब क्षारीय पीएच है। तो वहां पर क्या होगा, वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी, जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगी, सक्रिय हो जाएगी। अब प्रोटीन जो है वो सक्रिय होने के बाद में क्या करेगी, वो विषाक्त प्रोटीन है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, जो कीट की जो मध्य आंत है ना, कीट की जो मध्य आंत की अपकलीय कोशिका है, कीट की मध्य आंत की अपकलीय जो कोशिका है ना, उसके साथ में क्या करेगी, वो उसकी सतह पर क्या हो जाएगी, बन जाएगी। जो प्रोटीन जो अब सक्रिय हो गई है, किसके द्वारा, जो क्षारीय पीएच है ना, कीट की जो आंत के अंदर जो क्षारीय पीएच है, उससे क्या हुई, वो सक्रिय हो गई प्रोटीन। प्रोटीन अब सक्रिय होगी तो वो क्या करेगी, जो कीट की मध्य आंत है ना, कीट की जो मध्य आंत है, उसके जो अपकलीय जो क्या है, अपकलीय जो कोशिका है, उसके सतह पर बंद कर, उसकी सतह पर क्या हो जाएगी, बंध जाएगी, और क्या करेगी, उसके अंदर छिद्र बना देगी, ठीक है। जो मध्य कोशिका है, जो मध्य आंत है, किसकी, कीट की जो मध्य आंत है, उसकी जो अपकलीय कोशिका है, ठीक है, उससे की सतह से बंध जाएगी प्रोटीन, और फिर क्या करेगी, उसके अंदर छेद कर देगी, ठीक है। अब छेद हो गए तो फिर क्या हो जाएगी, जो कोशिका है वो फूल जाएगी, कोशिकाएं जो है वो फूलेंगी, ठीक है, कोशिकाएं जो क्या करेंगी, वो फूल जाएंगी और फिर फट जाएंगी, फूल जाएंगी और फिर क्या हो जाएगी, फट जाएंगी। तो कीट की क्या हो जाएगी, यहां पर मृत्यु हो जाएगी, कीट की क्या हो जाएगी, यहां पर मृत्यु हो जाएगी। तो ये सीन होता है, ये किसका सीन होता है, बीटी का, ठीक है। बीटी ऐसे काम करता है। बीटी जो जीन है वो समझ में आ गया आपको कि भैया वो क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन कैसी होती है, विषाक्त प्रोटीन होती है, ठीक है, लेकिन वो निष्क्रिय होती है। वो सक्रिय कब होगी, जब कीट उस प्रोटीन को खाएगा, और खाएगा तो उसकी जो आंत है ना, उसके अंदर क्या होता है, क्षारीय पीएच होता है। वो क्षारीय पीएच से वो क्या जाएगी, सक्रिय हो जाएगी वो प्रोटीन। अब सक्रिय होने के बाद में क्या करेगी, जो उसका जो मध्य जो आंत है ना, उसकी जो अपकलीय जो कोशिका है, उसकी सतह पर वो बंधेगी, और बंध कर क्या करेगी, उसकी जो अपकलीय कोशिका के अंदर उसकी जो आंत है उसके अंदर क्या करेगी, छेद कर देगी, बहुत सारे छेद कर देगी। अब छेद करने से क्या होगा, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो फूलेंगी और फिर क्या हो जाएंगे, वो फट जाएंगी, और वैसे क्या हो जाएगा, जो आपका जो कीट है वो मर जाएगा, अपना असर नहीं दिखा पाएगा। अब क्या करें अपन, अब क्या करें, इस जो बीटी जीन है ना, इस बीटी जीन की जो मैंने कहानी बताई कैसे काम करता है, इस बीटी जीन को अगर अपन किसमें डाल दें, इस बीटी विषाक्त जीन को अपन किसमें डाल दें, कपास के अंदर इसको डाल देना, ठीक है। अब कैसे डालते हैं वो मैं आपको बता दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कैसे डालते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। जो इसका अपना पढ़ा था ना, जैविक प्रौद्योगिकी वाला जो चैप्टर पढ़ा था, जो सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो बीटी जीन है ना, बीटी जीन है जो विषाक्त जीन है, इसको अपन कपास के अंदर डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटी कपास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीटी कपास बन जाएगा। अब बीटी कपास बन गया तो इस पर कौन कौन से कीट हैं जो मर जाएंगे, इससे कौन कौन से कीट इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो है लेपिडोप्टेरन्स, कौन सा है, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कीट आते हैं भैया, एक तो है तंबाकू की कली का कीड़ा, ठीक है। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर कौन कौन आता है, तंबाकू की कली का कीड़ा आता है, एक सैनिक कीड़ा आता है, ठीक है। फिर एक है कोलियोप्टेरेंस, ठीक है, इसके अंदर कौन आता है, भृंग आता है, भृंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीटल बोलते हैं। फिर आता है डिप्टेरेंस, डिप्टेरेंस के अंदर कौन कौन है, मक्खी, मच्छर, ठीक है। ये जो है ना, ये किस पर नहीं अटैक कर पाएंगे, जो आपका बीटी कपास है उस पर ये इनका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से अपन ने क्या डाल रखा है, उसके अंदर पहले से अपन ने बीटी जीन डाल रखा है, और बीटी जीन क्या आता है, विषाक्त प्रोटीन बनाता है, ठीक है। उससे ये सारे मर जाएंगे, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो LCD, ठीक है, LCD से इसको याद रख सकते हो। अब बात करेंगे इसकी, ये इस साइड मैंने लिखा कि ये बीटी विषाक्त जीन है, और इस साइड मैंने लिखा कि लक्षित कीट, मतलब जिनको ये टारगेट करेगा। ये जो जीन बता रहा हूं, जो ये बीटी विषाक्त जीन दे रखा है NCERT के अंदर, ये कौन से कीट को टारगेट करते हैं, उनके मैंने नाम लिख रखे हैं। ये Cry1AC, ये क्या है, Cry1AC, ध्यान से सुनना, Cry1AC और Cry2AB, ठीक है। Cry1AC और
2AB मान लो, ठीक है, cry2AB। तो ये दोनों जीन जो है ना, ये दोनों क्या है, बीटी विषाक्त जीन है। और ये किसको मारेंगे, ये किसको मारेंगे, कपास के मुकुल कर्मी को मार देंगे। किसको मारेंगे, कपास के मुकुल कर्मी को मारेंगे, ठीक है। इंग्लिश में बात करूं तो कॉटन बोलवॉर्म को ये मारेंगे, ठीक है। फिर एक जीन है cry1AB, cry1AB, ये किसको मारेगा, ये जीन किसको मारेगा, जो मक्का छेदक है उसको मारेगा। इंग्लिश में कॉर्न बोरर को, मक्का छेदक को ये मार देगा। तो देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, cry1AC और cry2AB ये दोनों साथ में आएंगे। cry1AC, ठीक है, और cry2AB ये दोनों साथ में आएंगे और किसको मारेंगे, ये मारेंगे कपास के मुकुल कर्मी को मारेंगे, ठीक है। और cry1AB जो है ना, cry1AB जो है वो अकेला आएगा और मक्का छेदक को मारेगा। फिर आगे बात करते हैं, अब बात करेंगे इसकी तंबाकू के पौधे की बात करते हैं, ठीक है। अपने तंबाकू की फसल लगाई, लगाने जरूरी है ना, तो खाना भी तो पड़ेगा ना तंबाकू ना। तो तंबाकू की फसल लगाई अपने, फसल खराब हो गई सारी। खराब किसने की, खराब ये भैया आ गए कौन, मिलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया, ये एक आ गया भैया। क्या है ये ना, क्या होता है ये होता है सूत्रकृमि, ठीक है। क्या होता है सूत्रकृमि, इंग्लिश में नेमेटोड, ठीक है। ये आया सूत्रकृमि आ गया, एक नाम बता दिया मैंने आपको, मिलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया। इसने अपनी तंबाकू की सारी फसल खराब कर दी, तो अब इस फसल को एक बार तो खराब हो गई, लेकिन अब बार बार थोड़ा खराब होने देंगे। तो इसको बचाने के लिए अपन ने क्या तरीका अपनाया, वो तरीका क्या था, वो अपना इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आरएनए अंतरक्षेप। जो आरएनए अंतरक्षेप की मदद से अपन ने क्या किया, अपनी जो फसल है उसको बचाया इस सूत्रकृमि से। कैसे बचाया वो देख लो। ये होती क्या है जो आरएनए अंतरक्षेप प्रक्रिया, ये भी समझ लो। एक जीन होता है किसके लिए, आरएनए के लिए एक जीन लिया अपन ने, ठीक है। एक जीन है जो आरएनए के लिए है, ये क्या करता है, तंबाकू के पौधे के अंदर इसको डाल दिया। एक जीन जो आरएनए बनाता है, उसको अपन ने क्या किया, तंबाकू के पौधे के अंदर डाल दिया। क्योंकि अपनी फसल किसके, तंबाकू की फसल है अपनी, तो तंबाकू के पौधे के अंदर उसको डाल दिया भैया, डाल दिया। फिर क्या हुआ, इस तंबाकू के पौधे के अंदर जाकर ये जीन क्या करेगा, क्या बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, ठीक है। एक लड़ी वाला क्या बनाएगा, आरएनए ये बनाएगा, ठीक है। किसके अंदर, सूत्रकृमि के अंदर। अब मान लो ये देखो, ये जीन है ना, ये जीन जो आरएनए बनाता है, जीन लिया मैंने आरएनए का और तंबाकू के पौधे के अंदर उसको डाल दिया। अब ये भाई साहब आए, मिलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया, जो ये सूत्रकृमि है, ये भाई साहब आए, ठीक है। और आकर तंबाकू के अंदर इन्होंने क्या किया, एंट्री मारी, तंबाकू के पौधे के अंदर एंट्री मारी। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि इस बार अपन ने काम कर दिया है अपना। तो इन्होंने एंट्री मारी, जैसे एंट्री मारी तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। तो क्या किया, जो मैंने तंबाकू के पौधे के अंदर जो जीन डाला था ना, उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। और उसने क्या किया, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया, ठीक है। वो जीन आरएनए बनाने का तो काम था उसका, उसने ये आरएनए बना दिया, ठीक है। सूत्रकृमि के अंदर ये आरएनए बना दिया। अब सूत्रकृमि ने क्या किया, एमआरएनए अपना बनाया। उसने क्या किया, अपना एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए है उसका, वो उसने अपना बनाया कि भैया ये जो मैसेंजर आरएनए ये जाएगा और पौधे का जो आरएनए है उसके साथ क्या करेगा, आप बंधेगा, पौधे का जो आरएनए है उसके साथ बंधेगा और क्या करेगा, अपना इस असर दिखाएगा। लेकिन अपन ने पहले इसका काम कर दिया था, अपन ने पहले से तैयारी करके बैठे थे, इस बार फसल खराब नहीं होने देंगे। और अपन ने पहले से ही एक आरएनए अलग से बना कर रखा था, ठीक है। इसका जो एमआरएनए है ना, सूत्रकृमि का जो एमआरएनए है, वो इस वाले आरएनए के साथ में क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक लड़ी वाला आरएनए ये है, इसका एमआरएनए, दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। सूत्रकृमि का एमआरएनए और ये वाला एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, दोनों आपस में जुड़ गए। तो क्या बनाया, डीएसआरएनए, क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, द्विलड़ी आरएनए बना लिया इन्होंने, ठीक है। दो लड़ी वाला आरएनए बना लिया। अब दो लड़ी का जब आरएनए बन गया पहले से ही, तो ये किसके साथ नहीं बंध पाएगा, ये जो पौधे का जो आरएनए है ना उसके साथ नहीं बंध पाएगा। मतलब ये जो है ना, ये जो भाई साहब है सूत्रकृमि जो है ना, ये मिलाइडोगाइनी, ये अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो सूत्रकृमि टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। इस पर इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा और ये मर जाएगा फिर, ठीक है जी। अब इसको भेजने के लिए अपने संवाहक कौन सा यूज किया है, यहां पर इस जीन को तंबाकू के अंदर, जो तंबाकू का जो पौधा है उसके अंदर भेजने के लिए कौन सा संवाहक, जो कौन सा वेक्टर है, कौन सा संवाहक यूज किया है, वो है एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस अपन ने इसको यूज किया है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आरएनए अंतरक्षेप, इंग्लिश में आरएनए इंटरफेरेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। अब अपने कृषि के अंदर उपयोग पढ़ लिए सारे, ठीक है। क्या उपयोग है वो अपन ने पढ़ लिए। अब किसके अंदर बात करेंगे, चिकित्सा के अंदर क्या उपयोग है इसके, वो देख लेते हैं। पूरे विश्व के अंदर 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां हैं, ठीक है। 30 क्या है, रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है, ठीक है। मतलब इंग्लिश हिंदी में बात करो तो पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां हैं, 30 है पूरे विश्व के अंदर। और भारत के अंदर कितनी है, 12,
ठीक है, पूरे विश्व के अंदर 30 है और भारत के अंदर कितने काम मिले जाते हैं? 12। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इंसुलिन की। किसकी बात करेंगे? इंसुलिन की। इंसुलिन डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है, ठीक है, डायबिटीज बहुत सारे लोगों को है और उसका इलाज क्या है? इंसुलिन। ठीक है, उसका इलाज क्या है? इंसुलिन। ठीक है, तो भैया जो मधुमेह के जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा अधिक है पूरे विश्व में। जो मधुमेह के जो रोगी हैं, मतलब डायबिटीज के जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो क्या चाहिएगी अपने को? जो दवाइयां हैं वो भी बहुत ज्यादा चाहिएगी। दवाई क्या है? इंसुलिन। तो इंसुलिन में उनको क्या चाहिएगी? अधिक मात्रा में इंसुलिन चाहिए। जब रोगी ज्यादा होंगे तो इंसुलिन भी अपन को ज्यादा चाहिएगी। तो इंसुलिन ज्यादा चाहिएगी तो भैया इसके अलग अलग तरीके हैं, कहां से अपन को इंसुलिन मिलेगी। तो पहला तरीका अपन ने क्या अपनाया? अपने जो पहला तरीका इंसुलिन के लिए क्या अपनाया कि भैया अपन जानवरों से क्या निकाल ले? इंसुलिन निकाल ले। जानवरों से क्या निकाल ले? इंसुलिन निकाल ले। कैसे निकालेंगे? जानवरों और जो सूअर है, जानवर और जो सूअर है उनको मार दिया, फिर उनके जो अग्नाशय है, उनका जो अग्नाशय है उससे अपन ने क्या निकाल लिया? इंसुलिन निकाल लिया। अग्नाशय क्या होता है इंग्लिश में बोले तो? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्नाशय। तो उसके जो अग्नाशय है उससे अपन ने क्या निकाल लिया? इंसुलिन निकाल लिया। जानवर, सूअर, इनको मार दिया, फिर इनका जो अग्नाशय है उससे अपन ने इंसुलिन निकाल लिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ये निकाल तो लिया, ये इंसुलिन काम भी कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या आ गई? ये किसी दूसरे एनिमल का है ना, दूसरे एनिमल का इंसुलिन है, इसलिए ये क्या कर रहा था? जो मानव है उसके अंदर एलर्जी कर रहा था। उससे मानव को जो रोगी है उनके अंदर क्या हो रही थी? एलर्जी हो रही थी। तो ये वाला प्लान अपना क्या होगा? फ्लॉप हो गया। फिर अपन ने दूसरा प्लान बनाया कि भैया दूसरा प्लान क्या है? जो आरडीएनए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज जो डीएनए तकनीक है उससे अपन इंसुलिन बना ले। जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक है उससे अपन क्या बना ले? इंसुलिन बना ले। तो इंसुलिन बनाने वाले जो जीन है उसको अपन ने कहां डाला? जीवाणु में डाल दिया। जो इंसुलिन बनाने वाला जो जीन था ना उसको अपन ने जीवाणु के अंदर डाल दिया। अब क्या बन गया? अपन को अधिक मात्रा में क्या मिल गई? इंसुलिन मिल गई। एक अपने पास ये तरीका था। फिर आगे चलो, इंसुलिन की जो संरचना है उसको समझ लो। ठीक है, इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है पहले वो समझ लो। तो जो स्तनधारी है, ठीक है, जो स्तनधारी है जैसे ममल्स, स्तनधारी इंग्लिश में ममल्स, तो स्तनधारी जो है ना, जितने भी जीव स्तनधारी हैं उनके अंदर कैसा होता है? उनके अंदर प्राक जो इंसुलिन है, पहले क्या बनता है? प्राक इंसुलिन बनता है, मतलब इमेच्योर। ठीक है, इमेच्योर इंसुलिन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रो इंसुलिन बोलते हैं, हिंदी में प्राक इंसुलिन। ठीक है, ये बनता है। अब इसको क्या करना पड़ेगा अपन को काम में लेने के लिए? जो पहले क्या होता है? ये इमेच्योर होता है। ठीक है, प्राक इंसुलिन इमेच्योर है, उसके बाद में इसको क्या करना? मैच्योर करना पड़ता है, इसको मैच्योर करना पड़ता है, परिपक्व करना पड़ता है। तो फिर क्या बनता है? परिपक्व इंसुलिन बनता है और वो काम का होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा फिर? इससे क्या बनेगा? परिपक्व इंसुलिन। ये क्या है? मैच्योर इंसुलिन है, ये काम का होता है। तो ये देख लो इसके अंदर, ठीक है, प्राक इंसुलिन ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये ए चेन है, इसके अंदर ये हरी वाली बी चेन है। ठीक है, दो चेन है, ए चेन और बी चेन। ठीक है, ए श्रृंखला बी श्रृंखला, चेन श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ए चेन है और बी चेन है। ये ऊपर जो ग्रे ये वाली जो है ना, ये क्या है? सी चेन है। ये क्या है? सी चेन है। ठीक है जी, अपन को सिर्फ क्या चाहिए? ए चेन और बी चेन। जो परिपक्व जो इंसुलिन होता है ना उसके अंदर सिर्फ होती है ए चेन और बी चेन। ठीक है, लेकिन ये जो इमेच्योर जो इंसुलिन है ना, जो इमेच्योर इंसुलिन है, जो प्राक इंसुलिन जो है, इसके अंदर तीन होती हैं, ए बी और सी चेन। तीन चेन होती है, ए चेन, बी चेन और सी चेन, तीन होती हैं। लेकिन अपन को चाहिए सिर्फ ए चेन और बी चेन। लेकिन अब सी चेन साथ में जुड़ी हुई है तो अपन क्या करेंगे? इस सी चेन को है ना, इस सी चेन को अलग कर देंगे, इस सी चेन को अलग कर देंगे और ए चेन, ये जो ए चेन है और जो बी चेन है इसको आपस में किससे जोड़ देंगे? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो अपना काम हो जाएगा ना, अपने को क्या मिल जाएगी? परिपक्व इंसुलिन मिल जाएगी। तो इसके लिए अपन ने इसने क्या किया? मुख्य चुनौती क्या थी अपने पास में? ये सब करने के लिए मेन चैलेंज क्या आ रहा था? जो मेन चैलेंज है वो क्या आ रहा था कि भैया जो परिपक्व जो इंसुलिन है उसको बनाना एक मेन चैलेंज था। क्योंकि जो सी चेन जुड़ रही थी, जो प्राक इंसुलिन है उसके अंदर सी चेन भी थी। अब सी चेन को अपन को सिर्फ क्या चाहिए? ए चेन और बी चेन भी चाहिए, वो साथ में आ रही थी, तो अपन को सिर्फ वही चाहिए। तो इसके लिए एक कंपनी आई, एक अमेरिका कंपनी आई कि उसने बोला कि भैया हम दो ही चेन बनाएंगे, ए चेन और बी चेन, सी चेन का अपन सिस्टम ही हटा देंगे। उसने क्या किया? एक कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी, नाम था उसका एली लिली। क्या नाम था? एली लिली। ठीक है, बस कहते हैं ना बच्चों को एली लिली। ठीक है, वैसे एली लिली कंपनी थी। और वो एली लिली कंपनी थी वो कब आई? 1983 के अंदर, 1983 की बात है। एली लिली कंपनी ने क्या किया? ई कोलाई का प्लाज्मिड उपयोग में लिया। ठीक है, ई कोलाई जो है उसका प्लाज्मिड है, उसको तो उपयोग में लिया। और फिर उसने क्या किया? ए श्रृंखला और जो बी श्रृंखला, ए चेन और जो बी चेन है, दोनों को अलग अलग बनाया। ठीक है, उन्होंने साथ में बनाया नहीं, दोनों को अलग अलग बना लिया। सी चेन का झंझट ही खत्म कर दिया उसने। ए चेन को अलग बना लिया, बी चेन को
अलग बना लिया, इस जो एली लिली कंपनी है इसने, ठीक है। और फिर क्या कर दिया, बाद में दोनों को डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। ए चेन और बी चेन अलग अलग बना लिया और फिर उसको बीच में क्या जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। तो अपनी जो इंसुलिन है, परिपक्व इंसुलिन अपनी बन गई। तो इस कंपनी ने क्या कर दिया, ये नया काम कर दिया। फिर बात करें किसकी, जीन चिकित्सा की। किसकी बात करेंगे, जीन चिकित्सा की। जीन चिकित्सा इंग्लिश में बात करें जीन थेरेपी। क्या होती है भैया जीन थेरेपी, क्या होती है जीन चिकित्सा। देखो कोई दोषपूर्ण जीन है ना, कोई भी दोषपूर्ण जीन है, मतलब कोई डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, कोई दोषपूर्ण जीन या फिर कोई डिफेक्टिव जीन है, उसको क्या करेंगे, सामान्य जीन से अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। दोषपूर्ण जीन को हटाएंगे और वहां पर क्या लगाएंगे, सामान्य जीन, ठीक है, सामान्य जीन वहां पर लगाएंगे, नॉर्मल जीन वहां पर लगा देंगे। ये क्या होती है, जीन चिकित्सा, ठीक है। कोई डिफेक्टिव जीन है, तो क्या करेंगे अपन, डिफेक्टिव जीन को हटाएंगे वहां से और सामान्य जीन को वहां लगाएंगे। यही क्या होती है, जीन चिकित्सा होती है, ठीक है। प्रथम बार जो जीन चिकित्सा करी थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1990 के अंदर, 1990 के अंदर ये हुई थी। पहली जो जीन चिकित्सा है वो कब हुई थी, 1990 के अंदर हुई थी। और किसके अंदर हुई थी, 4 वर्षीय लड़की के अंदर हुई थी, 4 वर्षीय लड़की के अंदर हुई थी। क्यों करी गई थी भैया ये जीन चिकित्सा, क्यों करी गई थी, क्योंकि उसके अंदर कमी थी। किसकी कमी थी, उसके अंदर अदा की कमी थी। किसके अंदर कमी थी, अदा की कमी थी। अदा मतलब एडीए, ठीक है। एडीए क्या होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है। तो ये एक एंजाइम है, इसकी कमी थी उसके अंदर, इसलिए उसको क्या करना पड़ा अपन को, उसके अंदर जीन चिकित्सा करनी पड़ी, ठीक है जी। अब ये एडीए के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। एडीए क्या होता है, एडेनोसिन डीएमिनेज। और ये जिंदगी में कुछ हो या ना हो, अदा का होना बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि ये किसके लिए होती है, इम्यूनिटी के लिए अति आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, इम्यूनिटी के लिए। और इम्यूनिटी अगर नहीं होगी ना, तो उसके लिए तो मतलब 70 रोग लग जाएंगे उसके, है ना। जो मतलब नॉर्मल सा कोई जिससे छींक आती है ना, उसका भी मतलब बहुत बड़ा रोग हो जाएगा, जिसकी अगर इम्यूनिटी नहीं है तो इम्यूनिटी के लिए अदा होनी बहुत जरूरी है। अदा क्या है, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है जी। अब वो कब हुआ था, मतलब 4 वर्ष की लड़की थी, उसके अंदर कमी थी, उसके अंदर ये कराया गया था 1990 के अंदर, ठीक है। अब 3 तरीके हैं इसके अंदर जीन थेरेपी के, जो जीन चिकित्सा है इसके 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, पहला क्या है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। पहला तरीका क्या है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण। अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, ठीक है। बोन मेरो का करेंगे अपन, ट्रांसप्लांट करेंगे। तो अस्थि मज्जा क्या है, प्रत्यारोपण है इसके अंदर। इसके अंदर क्या करेंगे, दोषपूर्ण जो अस्थि मज्जा है उसको बदल देंगे। किससे बदल देंगे, सामान्य अस्थि मज्जा से, ठीक है। पहला तरीका क्या है, जो जीन चिकित्सा है इसका पहला तरीका क्या है, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, जो दोषपूर्ण अस्थि मज्जा है ना, जो डिफेक्टिव अस्थि मज्जा है, जो दोषपूर्ण अस्थि मज्जा है, उसको अपन बदल देंगे। किससे बदल देंगे, सामान्य अस्थि मज्जा से, जो नॉर्मल अस्थि मज्जा है उससे बदल देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। दूसरा तरीका क्या है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। दूसरा तरीका क्या है, एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। इसके अंदर क्या करेंगे, मान लो किसी के अंदर एडीए की कमी है, किसी पेशेंट के अंदर किसी रोगी के अंदर अदा की कमी है, एडीए की कमी है, तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर इंजेक्शन लगा देंगे। उस पेशेंट के अंदर क्या लगा देंगे, एडीए का इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन भैया दिक्कत क्या है कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों तरीके जो है वो क्या है, पक्का इलाज नहीं है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा तरीका है ना, तीसरा तरीका है वो क्या है, लसीकाणु। वो क्या है, लसीकाणु, ठीक है जी। अब लसीकाणु क्या है, इसके अंदर क्या होगा, रोगी के रक्त से लसीकाणु बाहर निकालेंगे। सबसे पहले रोगी के रक्त के अंदर जितने भी लसीकाणु है ना, सबको बाहर निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, एडीए का जो जीन है ना, वो लसीकाणु के अंदर प्रवेश कराएंगे, ठीक है। पहले तो सारे जो रोगी है उसके रक्त के अंदर जितने भी लसीकाणु हैं वो अपन बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल लिए उसके बाद में उसके अंदर एडीए की कमी थी, अदा की कमी थी, तो अपन क्या करेंगे, एडी वाला जो जीन है, जो जीन एडीए बनाता है ना, उसको अपन क्या करेंगे, लसीकाणु के अंदर उसको डाल देंगे। अब डालेंगे कैसे, डालने के लिए अपन चाहिए संवाहक चाहिए। तो यहां संवाहक कौन सा संवाहक काम में लेंगे अपन, पश्च विषाणु संवाहक। कौन सा, पश्च विषाणु संवाहक, रेट्रोवायरस लेंगे, ठीक है। रेट्रोवायरस यहां पर काम में लेंगे। लसीकाणु शरीर में वापस कर दिया जाएगा। अब एडीए का अपन ने डाल दिया उस लसीकाणु के अंदर, फिर लसीकाणु अपन ने शरीर के अंदर, रोगी के अंदर वापस डाल दी। अब क्या होगी, वो लसीकाणु के अंदर क्या होगा, वो जीन चला जाएगा, वो जीन लसीकाणु के अंदर चला गया। अब वो क्या करेगा, वो जीन एडीए वहां पर बनाता रहेगा। जो जीन है वो एडीए बनाना स्टार्ट कर देगा, तो एडीए की कमी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको लगेगा कि भैया ये तो पक्का इलाज होगा, लेकिन भैया ये पक्का इलाज नहीं है। पक्का इलाज ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपकी लसीकाणु होती है वो कैसी होती है, वो मृत्यु होती है उनकी। ऐसी नहीं है कि वो अमर नहीं है, ठीक है। आपकी जो लसीकाणु है वो अमर नहीं होती, इमोर्टल नहीं होती, अमर नहीं होती, वो उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। मृत्यु होती है तो कुछ टाइम बाद में लसीकाणु जो है वो मर जाएंगी। तो आपकी जो एडीए की कमी है वो वापस हो जाएगी,
वापस हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपन को, ऐसे ये जो प्रोसेस है लसीकाणु वाली प्रोसेस है ये बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइम के बाद में वापस अपन को बाहर निकालनी पड़ेगी, उसके बाद एडी डालना पड़ेगा, उसके बाद वापस डालनी पड़ेगी, तो ऐसे प्रोसेस करनी पड़ेगी। ये कब परमानेंट इलाज हो सकता है, पक्का इलाज कब हो सकता है, ये पक्का स्थायी इलाज कब हो सकता है, ये स्थायी इलाज तब हो सकता है जब भ्रूण अवस्था में, जो भ्रूण अवस्था है उसके अंदर ही, भ्रूण अवस्था के अंदर ही अपन को पता लग जाए कि भैया इसके अंदर एडीए की कमी आएगी, इस बच्चे के अंदर तो अदा की कमी आएगी, तो अपन क्या करेंगे, उस भ्रूण के अंदर ही, उस भ्रूण अवस्था के अंदर ही क्या कर देंगे, उसके अंदर ये जीन थेरेपी कर देंगे, जीन चिकित्सा कर देंगे, तो ये उसका पक्का इलाज हो सकता है, उसका स्थायी इलाज हो सकता है। फिर बात करेंगे इसकी पारजीवी जंतु की। ये पारजीवी जंतु क्या होता है, इंग्लिश में बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या है, ये ऐसे जंतु जिनके डीएनए में अतिरिक्त बाहरी जीन होता है, ठीक है। ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जिनके डीएनए में, उनका जो डीएनए है उनके अंदर अपन ने एक बाहरी अतिरिक्त जीन डाल दिया, ठीक है, मतलब बाहर से अपन ने अपनी मर्जी के हिसाब से एक जीन डाल रखा है, वो क्या है पारजीवी जीव है, वो क्या है पारजीवी जीव है, इंग्लिश में बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल्स है। अब इसके बाद थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रथम जो पारजीवी जो गाय बनी थी उसका नाम क्या था, रोजी। क्या नाम दिया, रोजी, मस्त था नाम ना, रोजी, ठीक है। तो जो पहली जो प्रथम जो पारजीवी गाय बनी थी उसका नाम था रोजी। कब बनी है, 1997 के अंदर, 1997 के अंदर ये बनी थी। खास बात क्या थी इसके अंदर, कुछ खास बातें थी, खास बातें देखो इसके अंदर क्या थी, मानव अल्फा लैक्टल एल्बुमिन मिलता था इसके अंदर, ठीक है। इसके जो दूध था, इसका जो दूध था इस गाय का, उसके अंदर जो मानव के अंदर जो होता है ना, मानव के दूध के अंदर जो होता है ना अल्फा लैक्टल एल्बुमिन, वो उस गाय के अंदर था, उस गाय के अंदर था। और प्रोटीन कितनी थी इसके अंदर, प्रोटीन थी 2.5 ग्राम पर लीटर, एक लीटर के अंदर 2.5 ग्राम, ठीक है, 2.4 ग्राम पर लीटर आ रही थी प्रोटीन, ठीक है। इसके दूध में अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व भी थे, और इसका जो दूध था उसके अंदर अत्यधिक पोषक तत्व भी थे, संतुलित मात्रा में थे सारे, ठीक है। और ये जो दूसरी गाय है उनसे अच्छी थी, और जो मानव का जो दूध होता है ना उसके बराबर का सा दूध था इसका रोजी गाय का, ठीक है। अब एक प्रोटीन है मानव प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, एक प्रोटीन है मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये किस काम आती है ये भैया, इसका उपयोग होता है एम्फाइसेमा के निदान में, ठीक है। एम्फाइसेमा क्या होती है, जो सिगरेट पीते हैं ना उनके अंदर एम्फाइसेमा होती है, ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर। तो जो एम्फाइसेमा किसके अंदर होती है, सिगरेट पीते हैं, ठीक है। तो जो एम्फाइसेमा है उसके निदान के अंदर कौन काम आती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन काम में आती है, ध्यान में रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है, जो प्रोटीन है, वो किसके लिए काम आता है, एम्फाइसेमा के निदान के अंदर काम आता है। पारजीवी चूहा किस काम में लिया था, पारजीवी चूहा किस काम में लिया था, पोलियो वैक्सीन के सुरक्षा के में परीक्षण में उपयोग हुआ था। मतलब कि पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग जब हुई थी ना, वैक्सीन जब बनती है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग कहां की गई, जो पारजीवी जो चूहा था उसको किसके कैसा बना दिया गया, मानव के अंदर जैसा सिस्टम होता है ना वैसा सा उसको बना दिया गया। उसके बाद में जो पोलियो वैक्सीन थी उसको उस पर टेस्ट किया गया, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि किसी इंसान पर डायरेक्ट टेस्ट कर देंगे, मतलब पता नहीं क्या वैक्सीन बनाई उन्होंने, अगर मार देंगे ऐसे तो इंसानों को। तो पहले किस पे करते हैं, वो ट्रांसजेनिक जो पारजीवी जीव होते हैं इन पर इनको इस्तेमाल करके देखते हैं। तो पारजीवी चूहे पर उन्होंने पोलियो वैक्सीन का टेस्ट किया था। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर, ये जो है ना इनकी स्टडी के लिए पारजीवी जंतुओं का उपयोग किया, ठीक है। कौन सी, कैंसर, आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और आपका अल्जाइमर है। फिर बात करेंगे आणविक निदान की, किसकी बात करेंगे, आणविक निदान की। इंग्लिश में बात करें तो मोलिकुलर डायग्नोसिस, मोलिकुलर डायग्नोसिस। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, सीरम व मूत्र विश्लेषण। सीरम व मूत्र विश्लेषण के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, आप कहते हैं ना यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इनके अंदर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई रोग अर्ली स्टेज के अंदर है ना, कोई रोग प्रारंभिक स्टेज के अंदर है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पता नहीं लगता। किसके अंदर, आप यूरिन टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, इनके अंदर सारे रोगों का पता नहीं लगता कि अगर वो इनिशियल स्टेज के अंदर, प्रारंभिक अवस्था के अंदर अगर है ना तो उनका पता नहीं लगता। किससे, आपका ब्लड टेस्ट और आपका जो यूरिन टेस्ट है, मतलब जो आपका क्या है मूत्र विश्लेषण और जो सीरम में जो टेस्ट है, इसके अंदर पता नहीं लगता। तो इसके लिए पता लगाने के लिए अपन, कुछ रोग ऐसे हैं जिनका बाद में अगर पता लगेगा तो फिर कोई इलाज नहीं है, अगर शुरू में पता लग जाए तो उनका इलाज है। तो शुरू में पता कैसे लगे, तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक निकली। क्या है, एक था रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक, ठीक है, आपका जो पुनर्योगज डीएनए जो तकनीक है वो काम में ले सकते हैं, उससे पता लग सकता है। एक है पीसीआर से पता लग सकता है, किससे लग सकता है, पीसीआर से। एक है एलिजा। अब ये एलिजा क्या होता है, वो तो पता है आपको, एड्स का जो टेस्ट है वो किससे करते हैं, एलिजा से करते हैं, क्योंकि एलिजा से पता लग जाता है कि अर्ली स्टेज के अंदर पता लग जाता है कि भैया प्रारंभिक अवस्था के अंदर पता लग जाएगा कि इसके एड्स है या नहीं है, तो उसका पहले से इलाज करके रखिए तो
सही बेटर है, अगर वो ज्यादा फैल जाएगा तो फिर नहीं हो, कुछ नहीं होना, ठीक है। तो रोग की जो प्रारंभिक अवस्था है वहां पर ही पहचान की जा सकती है, ठीक है। रोग की प्रारंभिक में पहचान हो जाएगी किनसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से, पीसीआर से और एलिसा से। एलिसा जो किस पर काम करती है भैया, एलिसा जो है वो काम किस पर करती है, प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर, ठीक है। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक प्रक्रिया होगी, तो जब ये पता लग जाएगा कि भैया इसके अंदर ये काम चल रहा है, ये प्रक्रिया हो रही है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो गड़बड़ है तो एलिसा जो बता देगी इसके अंदर ये दिक्कत है, ठीक है जी। फिर आगे चलेंगे, फिर बात करेंगे जीईएसी। जीईएसी ये क्या है भैया, जीईएसी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये एक कमेटी है भारत के अंदर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। किस काम करती है, क्या काम करती है, ये जितने भी जेनेटिक के काम हो रहे हैं ना, ये जितने भी अपने दो चैप्टर के अंदर जितने भी काम पढ़े हैं, ये सारे अप्रूवल कहां से मिलते हैं, ये कमेटी देती है, ये कमेटी ही देती है, ठीक है। जीएम अनुसंधान, कोई भी जीएम रिसर्च हो रही है, ठीक है, कोई भी रिसर्च हो रही है, ठीक है। जीएम अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए जीएम जीवों की सन्निवेश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेगी। तो जितने भी मतलब ये कौन सी वैक्सीन बाहर निकलनी चाहिए, कौन से अपन को पारजीवी जीव बनाना चाहिए, तो ये सारे जो चीजें ना, जैसे गाय बनाई, रोजी गाय बनाई, तो इसकी जो परमिशन है ना वो कहां से मिली, अनुमति जो है वो कहां से मिली, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी से। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया जो ये जो पारजीवी जीव बनाते हैं इसकी कमेटी, इसकी अप्रूवल कौन देता है, अप्रूवल देता है भैया जीईएसी देता है। यहाँ पर 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर बात करेंगे धान की, किसकी बात करेंगे भैया, धान की बात कर लेंगे। धान क्या होता है, राइस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइस। कितनी वैरायटी है इसकी, 2 लाख से ज्यादा इसकी किस्में हैं भारत के अंदर इसकी 2 लाख से ज्यादा इसकी किस्में हैं, ठीक है जी। बासमती जो धान है इसकी कितनी है, 27 किस्में हैं, ठीक है। बासमती जो चावल आता है, जो बासमती राइस आता है, इसकी 27 वैरायटी है। किसकी कितनी वैरायटी है, 27। और टोटल कितनी वैरायटी है चावल की, जो राइस की कितनी टोटल वैरायटी है, 2 लाख वैरायटी है भारत के अंदर, ठीक है। 1997 के अंदर एक बात हुई, क्या हुई, अमेरिकी कंपनी थी, एक कोई अमेरिकी कंपनी थी, उसने क्या किया 21वां अधिकार ले लिया। किस पर ले लिया, बासमती राइस पर। बासमती जो धान है उस पर क्या ले लिया, 21वां अधिकार ले लिया। अब 21वां अधिकार होता है पेटेंट, क्या होता है, पेटेंट। अब पेटेंट ले लिया ना, तो कोई किसी चीज का पेटेंट ले लेते हैं ना, तो फिर कोई दूसरा उस चीज को यूज नहीं कर सकता, मतलब उसको क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो कोई कंपनी अगर बासमती चावल पर फिर काम करेगी ना दूसरी, तो उसको फिर वो जो जिसने पेटेंट लिया है उसको क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, मतलब पैसे देने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो वो पैसे निर्धारित करता है, तो वो उसको क्या देनी पड़ती है, वो रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो ये पेटेंट का मतलब ये होता है। तो हर जो कंपनी है वो कोई भी नया प्रोडक्ट बनाती है तो उसको पहले क्या करती है, उस पर पेटेंट करा लेती है। क्या करा लेती है, पेटेंट करा लेती है। अब वो दूसरा कोई उसको यूज करेगा तो उसको क्या देनी पड़ेगी, उसकी रॉयल्टी इसको देनी पड़ेगी। ऐसे क्या सेम केस पर हल्दी पर और नीम पर, ये सारे अपने हैं, हल्दी, नीम और ये बासमती सारे इंडिया के हैं, लेकिन इंडिया वाले सोते रह गए और वो दूसरे देश वाले हैं, वो क्या कर ले, उन्होंने क्या करा लिया, इसका 21वां अधिकार ले लिया, पेटेंट ले लिया। अब क्या करना पड़ता है अपन को, विको टर्मरिक पर भी क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं बायोपायरेसी। किसकी बात करते हैं, बायोपायरेसी की। बायोपायरेसी क्या होती है, बायोपायरेसी जैसे फिल्मों की पायरेसी नहीं होती क्या, मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले से वो दूसरी सीडी बिक जाती थी पहले, है ना, तो वो क्या है, पायरेसी, उसको पायरेसी बोलते थे। वैसे ही बायोपायरेसी से इसके अंदर क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी या फिर दूसरे जो संगठन है उनके द्वारा राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना। सीधी सी भाषा में बात बताऊं, बायोपायरेसी क्या होती है कि मतलब अपने देश के अंदर क्या है, मान लो अपने देश के अंदर है नीम है, अपने पास हल्दी है, ठीक है, और चंदन भी अपने पास मान लो, है ना, कि अपने पास है, तो अपनी बिना परमिशन के अपने पास मान लो इनका 21वां अधिकार है, ठीक है, पेटेंट है अपने पास, और कोई दूसरी कंपनी आई कोई दूसरे देश की और उसने क्या किया, हल्दी का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, नीम का प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, नीम की साबुन बनानी स्टार्ट कर दी, हल्दी की कोई क्रीम बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, बिना परमिशन लिए, बिना गवर्नमेंट से या फिर जो ऑथराइज्ड जो है इसके लिए होते हैं, जो कमेटी होती है, उससे परमिशन लिए बिना वो क्या बना रही है, कंपनी जो है वो हल्दी की साबुन बना रही है, वो हल्दी की क्रीम बना रही है, तो क्या है वो क्या है, बायोपायरेसी है। वही क्या होती है, बायोपायरेसी होती है। अगर जिसके पास पेटेंट होगा उसको क्या लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन भी लेनी पड़ेगी और उसको रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, उसको क्या देनी पड़ेगी, रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी, उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, जितना वो निर्धारित करते हैं उतना उसको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। अब भारतीय संसद ने हाल ही में एक भारतीय 21वां बिल जो है, जो इंडियन जो पेटेंट जो बिल है उसका दूसरा जो संशोधन है वो पारित किया है, ठीक है। तो ये आपकी जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, जैव प्रौद्योगिकी है वो खत्म हो चुकी है, दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट है। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ये नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको लास्ट टाइम में बहुत काम आने वाले हैं। 10 मिनट नहीं लगेगी आपको रिवाइज करने में चैप्टर को, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगे फीडबैक जरूर से देना कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए
पढ़ते रहो। वीडियो अगर पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।